करिए, ठीक है। हाँ मित्रों नमस्कार। आज हम लोग अपने इतिहास के दूसरे फेज में प्रवेश किए हैं। सल्तनत काल समाप्त होने के बाद जो मुगल पीरियड शुरू होता है भारतीय इतिहास का, मुगल साम्राज्य, ठीक है। अब इसका अध्ययन हम लोग प्रारंभ करेंगे और यहाँ से भी आपके जीएस पे काफ़ी क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और लोअर सबऑर्डिनेट आरओ में तो क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर आपका है मुगल साम्राज्य। इसका जो टाइम पीरियड आपका है 1526 से लेकर कह सकते हैं 1857 तक, ठीक है। या 57 की जगह आप 62 लिख दें लास्ट। इसी बीच चूंकि मुगल साम्राज्य आप सोच के ये थोड़ा सा आप हतप्रभ रहे होंगे कि 1862 क्यों लिखा गया, ठीक है। 1757 में चूंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद बंगाल में इसका प्रभुत्व शुरू हो जाता है अंग्रेजों का, तो हम 1862 क्यों लेके गए इसको। तो इसका सिर्फ इस मकसद ये था कि 1862 तक मुगल शासक भारत पर शासक के तौर पर स्थापित रहे, ठीक है। वो 1857 तक कह सकते हैं और चूंकि उसके बाद उसको कैद किया गया जहां 1862 में इसकी डेथ हो जाती है बहादुर शाह जफर। अब हम मुगल पीरियड में देखते हैं कि पहले शासकों को आप देख लीजिए कि शासक कहाँ से प्रारंभ होते हैं और अंत कहाँ होता है। एक आउटलाइन आपका मुगल साम्राज्य का डिसाइड हो जाए। तो 1526 में जब पानीपत का युद्ध शुरू होता है और उसी के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, इसका जो संस्थापक होता है वो पहला शासक होता है बाबर, ठीक। बाबर के बाद आपका हुमायूं, हुमायूं के पश्चात अकबर, अकबर के बाद आपका जहां, ठीक। इसको आप देखते चलें बाबर कब से कब तक शासक रहा, 1526 से लेकर 1530 तक, ठीक। हुमायूं 2 बार बादशाह बना, एक 1530 से लेकर 40 तक और दूसरा इसका जो पीरियड शुरू होता है 1555 से लेकर 56 तक, ठीक है। 2 बार ये बादशाह बनता है। इसी के बीच में 1530 से 40 और 40 से लेकर 55 तक के बीच में आपके अफगान पुनः हमारे सत्ता पर आते हैं, दिल्ली की सत्ता पर आते हैं, जिसमें शेर शाह सूरी आपका अफगानों का प्रथम शासक रहता है उस दौर में, ठीक है। उसके बाद सिकंदर सूरी और लोग रहते हैं, लेकिन आदिल शाह सूरी, लेकिन ये 15 वर्ष का शासनकाल पूरे उसमें 40 से लेकर 55 तक इस अफगानों की सत्ता स्थापित हो जाती है भारत में, ठीक है। उसके बाद अकबर का शुरू होता है 1556 से लेकर 1605 तक और फिर आपका जहांगीर का शुरू होता है 1605 से लेकर 1627 तक। उसके बाद देखिए जहांगीर के बाद कौन आते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के उपरांत औरंगजेब, इसके बाद बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, ठीक। इसके टाइम पीरियड को भी हम देखते चले 1527 से लेकर 1627
27 से लेकर 1658 तक, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब आपका 1658 से लेकर 1707 तक। फिर बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 तक, ठीक। बहादुर शाह के बाद देखिए आपका जहांदार शाह, जहांदार शाह। उसके बाद फर्रुख सियर, फर्रुख सियर के उपरांत आपका छोटे छोटे शासक होते हैं, जिससे रफी-उद-दौला इसको शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहां सेकेंड, ठीक। रफी-उद-दौला के बाद यहाँ टाइम पीरियड को लिखते चल रहे हैं। जहांदार का आपका 1712 से लेकर 13 तक, फर्रुख सियर का 1713 से लेकर 19 तक, और रफी-उद-दौला जो है 1719 में ही, ठीक है, 4 महीने के लिए शासक बनता है। उसके बाद रफी-उद-दौला के बाद जो शासक होता है रफी-उद-दरजात, ठीक। रफी-उद-दरजात के उपरांत आपके मुहम्मद शाह के बाद आपका मुहम्मद शाह के बाद अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड, ठीक है। इसके टाइम पीरियड को हम लिखते चल रहे हैं। रफी-उद-दरजात भी 1719 में ही रहा, ठीक है। उसके बाद 1719 के बाद 1719 लास्ट में 1719 से लेकर 1748 तक मुहम्मद शाह रहा। उसके बाद 1748 से लेकर 748 से लेकर 54 तक, 1754 तक अहमद शाह रहा, और 1754 से लेकर 59 तक आलमगीर द्वितीय ये सत्ता संभाला, ठीक है। यहाँ आपको एक थोड़ा सा मैं कंफर्म कर देना चाह रहा हूँ कि आलमगीर द्वितीय जो है, आप बोलेंगे आलमगीर फर्स्ट कौन था, तो औरंगजेब का नाम आलमगीर, औरंगजेब को कहा जाता था, इसलिए औरंगजेब को आलमगीर प्रथम कहा गया, ठीक है। और आलमगीर द्वितीय यहाँ पे आया। आलमगीर द्वितीय के बाद आपका शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बाद आपका अकबर द्वितीय, और फिर आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये पूरे हमारे मुगल बादशाह हैं। इसके टाइम पीरियड को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से लेकर 1806 तक रहा, और अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक रहा, और फिर उसके बाद 1837 से लेकर 62 तक आपका बहादुर शाह द्वितीय रहा, ठीक है। ये पूरे हमारे मुगल बादशाहों की सूची है। अभी तक हम सुल्तान पढ़ते जाए, सल्तनत के सुल्तान। अब हम क्या है, बादशाह के नाम से भारत की सत्ता संभालने वाले मुगल साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वार्ता हम लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि बात समझ में आ रही कि नहीं।
अभिलाषा जी। जी सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। आवाज मेरी सुनाई दे रही है? हाँ सर, और आवाज ये भी सुनाई दे रही है, दिख भी रहा है। दिख भी रहा ना? चलिए जी ठीक। सर। आप इसको लोड कर लीजिए, फिर मैं इसको एक एक करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, इसी को शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। इसको ध्यान रखना, शाह आलम प्रथम, ठीक है। उसके बाद जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, इसको शाहजहां द्वितीय की उपाधि। उसके बाद रफीउद्दर्जात, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, और फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय। इतने शासक आपके मुगल साम्राज्य के हुए जिन्होंने दिल्ली की सत्ता को संभाला, ठीक है। अब इन शासकों में आपको जो महत्वपूर्ण अध्ययन करना है, आपको बाबर के विषय में, हुमायूं के विषय में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। और थोड़े थोड़े अध्ययन आपको सभी के कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो शासक हुए प्रथम 6 मुगल साम्राज्य के, यही महत्वपूर्ण शासक हुए। इन्होंने ही भारत को एक नवीन दिशा देने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम आते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हम आते हैं पहला शासक बाबर, ठीक है। पहला शासक बाबर 1526 से लेकर 1530 तक। देखिए, बाबर की थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोग जान लें। कहाँ का रहने वाला था, पिता का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, किस तरीके से भारत की सत्ता को इसने प्राप्त किया, ठीक है, किस युद्ध के द्वारा प्राप्त किया, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लें। अब देखिए, जन्म इसका 14 फरवरी 1483 को, ठीक है, जन्म होता है। कहाँ पे होता है? फरगना नामक रियासत में। यह फरगना रियासत कहाँ था? ट्रांसऑक्सियान, जो मौरा उन्नहर के नाम से जाना जाता था। उन्नहर, ठीक है। यहाँ के फरगना नामक एक रियासत में, छोटी सी रियासत में, जहाँ पर इसका पिता शासक था, पिता का नाम, पिता कौन था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। माँ का नाम क्या था? तुगलुक निगार खानम। ये उमर शेख मिर्जा फरगना रियासत का शासक था, और यह पिता की तरफ से, ठीक है, पिता की तरफ से मतलब तैमूर वंशज था। तैमूर वंश का 5वां वंशज, ठीक है, जो वही तैमूर लंग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और यह माँ की तरफ से मंगोल था, चंगेज खां का 14वां वंशज, ठीक है। माँ की तरफ क्या थी? माँ इसकी कैसी थी? वो मंगोल थी। पिता कौन था? तुर्कों का या तैमूर का 5वां वंशज था, और यह मंगोल का 14वां वंशज था। यह जो नस्ल इसकी थी वो चगताई तुर्क के नाम से जानी जाती थी,
चगताई। अब आप मध्य एशिया का ट्रांसआक्सियन जरा दिमाग में रखिएगा, वहाँ के फरगना नामक उस पर ये शासक था और जन्म इसका 14 फरवरी 1483 में हुआ और 11 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत इसे फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। कब? 11 मतलब 1494 में, 11 वर्ष की अवस्था फरगना रियासत की गद्दी संभालनी पड़ी। ठीक है, अब देखिए फरगना के बगल में एक समरकंद था, समरकंद। ठीक है, यहाँ पर उमर शेख मिर्जा के बड़े भाई, ठीक है, अहमद मिर्जा शासक था समरकंद, जिसकी उमर शेख मिर्जा से दुश्मनी थी। ठीक है, इसलिए समरकंद भी इसके विरोध में था। ठीक है, इसके बगल में, समरकंद के बगल में आपके सफवी वंश, सफवी और उस्मानी वंश के लोग शासक थे और इसका जो प्रमुख दुश्मन था वह उज़्बेक वंश का था। उज़्बेक शासक सैबानी खान। कुल मिला के आप दिमाग में ये रखिए, इसकी जो जागीर थी फरगना, उसके चारों तरफ जो है एक दुश्मनों का जाल बिछा हुआ था। ठीक है, यह बहुत परेशान था। इसके बाद इसने क्या किया, पहले फरगना से कुछ पल के लिए, मतलब एक साल 1497 में इसने समरकंद पर आक्रमण करके समरकंद को अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन पुनः उसको 2-3 महीने बाद छोड़ना पड़ा। उसके बाद इसका जो प्रमुख शत्रु उज़्बेक शासक सैबानी खान था, इससे यह त्रस्त था, परेशान था। ठीक है, तो यह क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार उधर ना करके इसने क्या किया कि अपने को पूर्व की तरफ, भारत की तरफ देखना शुरू किया और भारत की तरफ देखने के क्रम में इसने 1504 में, ये डेट याद रखिएगा, काबुल पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। 1504, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1504 में आक्रमण करके अधिकार करने के बाद 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, काबुल पर आक्रमण के बाद। इसके पहले इसकी उपाधि क्या थी? इसके पहले इसकी उपाधि मिर्जा थी, मिर्जा नाम से सब जाने जाते थे। ठीक है, 1504 में काबुल पर अधिकार और 1507 में बादशाह की उपाधि। ठीक है, अब इसकी हम बैकग्राउंड बाबर के विषय में आपको बता दिए। अब इसके बाद कैसे इसने भारत पर अपने दिशा को, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कदम उठाया था। अब देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर आगे। भारत की तरफ आने पर इसने पहली काबुल पर विजय, काबुल के विजय के उपरांत ये 1519 को इसने पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया। ठीक है, पंजाब पर इसने बाजौर नामक दुर्ग पर आक्रमण किया। कब? 1519। इसी समय बाजौर के साथ साथ इसने भेरा नामक दुर्ग को भी आक्रमण किया। और जब भेरा पर आक्रमण किया इसने, ये भी पंजाब का ही क्षेत्र था, बाजौर के बगल में। ठीक है, इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाना
का प्रयोग, यानी कि तोपों का प्रयोग इस दुर्ग पर अधिकार करने पर किया। ये प्रश्न आया है, पूछा गया है कि बाबर ने पहली बार किस जगह तोपों का प्रयोग किया, तो वह तोपों का प्रयोग भेरा नामक दुर्ग पर आक्रमण करने के दौरान किया। ठीक है, इसके बाद यह 1520 में भी, 1520 में, फिर 1522 में, ठीक है, इस तरीके से 1526 तक आते आते, ठीक है, 1526 तक आते आते इसके पूर्व 4 बार इसने आक्रमण भारत पर कर चुका था। और 1526 में जब पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध होता है, तो यह भारत पर 5वां आक्रमण था। ठीक है, 5वां आक्रमण। ठीक है, पहला आक्रमण अगर प्रश्न आए आपका, तो पहला आक्रमण बाजौर के दुर्ग पर, और उसी के समय भेरा नामक दुर्ग पर, और भेरा नामक दुर्ग पर उसने तोपखाने का प्रयोग किया। और यह 1526 में पानीपत का युद्ध 5वां आक्रमण किया। और इस युद्ध में इसने किसको पराजित किया? अफगान शासक इब्राहिम लोदी। ठीक है, यह युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526, पानीपत का युद्ध। अब कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में अफगान शासक, पंजाब का उस समय गवर्नर था दौलत खान लोदी। ठीक है, और उसके बाद इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खान लोदी। उसने और बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी अपने तुर्की भाषा में, बाबरनामा या तुजुके बाबरी, जो इसकी आत्मकथा थी। उसमें उल्लेख प्राप्त होता है कि राणा सांगा ने भी इसे आमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण के लिए। ठीक है, और इसका उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता, सिर्फ एक ही पुस्तक तुजुके बाबरी या बाबरनामा में इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि राणा सांगा ने भी इसे आमंत्रण दिया था। लेकिन किसने आमंत्रण दिया, इसका जो वेल नोन है वो आपका पंजाब का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर, नाम क्या था? दौलत खान लोदी। अफगान था दौलत खान लोदी। और इब्राहिम का चाचा, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी, आलम खान लोदी। और कभी प्रसंग आए तो राणा सांगा ने, जो कि मेवाड़ का शासक था, उसने भी आमंत्रण दिया था। उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तुजुके बाबरी या बाबर नामक ग्रंथ में, जो इसकी आत्मकथा थी और तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसने आक्रमण का निमंत्रण दिया और यह 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध, जो उसका 5वां आक्रमण था भारत पर, इसने लड़ा और भारत पर इसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इब्राहिम लोदी सल्तनत का एकमात्र शासक है जो युद्ध क्षेत्र में परास्त होता है। इसने भारत की दिशा तय कर दी। ठीक है, और इसके बाद क्या किया? पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद यह कभी अपने गृह राज्य फरगना की तरफ या काबुल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, और यह भारत में ही रह गया। लेकिन इसने भारत में रहने का निश्चय कब किया? जस्ट इसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध, जो राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। इस युद्ध के पश्चात इसने भारत पर रहने का निर्णय किया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कि आखिर वो कौन सा युद्ध है जिस युद्ध के पश्चात बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया। वह युद्ध आपका कौन सा है? खानवा का युद्ध। और किसके साथ? राणा सांगा के साथ। इसने 4 युद्ध यहाँ पे लड़े। ठीक है, 4 युद्ध आपको क्रम से बता दें। एक 21 अप्रैल 1526 पानीपत का युद्ध,
दूसरा आपका है 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध। ठीक। तीसरा है 29 जनवरी 1528 चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। और चौथा है 6 मई 19 घाघरा का युद्ध। घाघरा का, ठीक है। ये 4 युद्ध बाबर ने लड़े। ठीक है। इस 4 युद्ध का अगर आपको डेट याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर डेट नहीं याद है तो 1526, 1527, 1528 और 1529 लगातार 4 साल। पानीपत का युद्ध किसके साथ? आपका इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध मेदनी राय के साथ। और घाघरा का युद्ध आपके अफगानों के साथ। ठीक है। ये 4 युद्ध इसने। अब पहले युद्ध के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो युद्ध शुरू होता है 21 अप्रैल 1556 पानीपत का युद्ध। इस युद्ध में विजय के बाद किया कि काबुल में प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का प्रदान किया। चांदी का सिक्का प्रदान, ठीक है। ये आपका पानीपत का युद्ध हुआ। दूसरा हम आते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध और चंदेरी के युद्ध, दोनों युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा, ठीक है। इसके साथ चंदेरी दोनों के साथ ध्यान रखिएगा, जब कभी क्वेश्चन आए कि जिहाद का नारा किस युद्ध के दौरान दिया, इसने खानवा और चंदेरी दोनों के दौरान, ठीक है। अब खास बात क्या है, खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा के साथ महमूद लोदी, आलम खां लोदी, हसन खां मेवाती और मेदिनी राय जो चंदेरी का शासक था, वो सब भी खानवा का राणा सांगा का साथ दिए। ठीक है। महमूद लोदी जो उसका, आलम खां लोदी जो उसका चाचा था, इब्राहिम लोदी का, वो भी इसके साथ रहा। मेदिनी राय उस समय चंदेरी का शासक था, वो भी इसका साथ दिया खानवा युद्ध के दौरान। ठीक है। और उसके बाद इसने क्या किया कि हसन खां मेवाती, ये भी अफगानी था, और महमूद लोदी यह भी अफगानी था, इसने भी इसका साथ दिया, लेकिन ये परास्त होते हैं। ठीक है। और इस युद्ध के दौरान इसने तमगा नामक कर जो मुसलमानों पर लगता था काबुल में, वह समाप्त कर दिया था। कौन सा कर समाप्त किया था? खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा, और दूसरा क्या हुआ था? तमगा नामक कर की समाप्त। ठीक है। ये खानवा के युद्ध में हुआ। इसी के साथ चंदेरी का युद्ध जरा देख लीजिए। चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ? चंदेरी के युद्ध में भी इसने जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। और इस युद्ध में मेदिनी राय इसका शासक था। यहाँ आपको राणा सांगा आपको लिख दे रहे हैं, राणा सांगा, इसका मेदिनी राय, मेदिनी राय। ठीक है। और इसके साथ राजपूतों को परास्त करने के बाद राजपूतों के सर को, यानी गर्दन से धड़ अलग कर दिया गया, और सर काट कर सर की मीनार, इनके सिरों की मीनार बनाई गई।
सिरों की मीनार इसने बनाई। और इसके साथ साथ राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। ये तीनों किसके साथ हुआ था? मेदिनी राय के साथ चंदेरी के युद्ध में। जिहाद का नारा, राजपूत के सिरों को काट कर मीनार बनाई गई और यहाँ की स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। ठीक है। और खानवा के युद्ध के दौरान इसने तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था और जिहाद का नारा दिया था। ठीक है। पानीपत के युद्ध के दौरान इसने काबुल के लोगों को जाकर चांदी का सिक्का प्रदान किया। ठीक है। अब इसके बाद इसने घाघरा के युद्ध में अफगानों को परास्त किया। घाघरा के युद्ध में अफगानों को परास्त। ठीक है। और जब कभी आए कि किस युद्ध के बाद इसने भारत में रहने का निश्चय किया तो वह आपका खानवा का युद्ध होगा। ठीक है। अब बाबर के विषय में हम लोगों ने काफी कुछ जान लिया। थोड़ी बातें और रह गई हैं कि इसने किस तरीके से पानीपत के युद्ध को विजित किया। ठीक है। और किसका किसका इस पे योगदान रहा। पहली बात तो पानीपत के युद्ध के दौरान, ठीक है, पानीपत का युद्ध, ठीक, इस दौरान इसने दो नीतियों का पालन किया। एक नीति क्या थी? युद्ध की तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति यह युद्ध नीति थी। युद्ध नीति, यह युद्ध नीति इसने कहां से ग्रहण की थी? उज़्बेक सरदार से, उज़्बेकों से। ठीक है। और दूसरा इसने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, उस्मानी विधि, ये क्या थी? तोपों को सजाने की, तोपों को सजाने। ठीक है। यह उस्मानी शासकों ने सफई वंश के शासकों को परास्त करने के लिए यह युद्ध, यह पद्धति अपनाई थी। इसमें क्या किया था, क्या किया जाता था कि दो गाड़ियों के बीच में तोपों को रख के उसको चलाया जाता था। ठीक है। बीच में ऐसा स्थान बनाया जाता था कि तोप बीच में रहे। ठीक है। यह उस्मानी विधि थी। इस दोनों विधि का प्रयोग किया और इसके साथ साथ इसने क्या किया? इसके दो तोपची थे। एक का नाम था उस्ताद अली, उस्ताद अली, और दूसरा मुस्तफा खां, मुस्तफा। ठीक है। इन दोनों की सहायता इसने लिया और ये बहुत माहिर थे तोपों के प्रयोग में और इन्हीं की सहायता से इसने पानीपत के युद्ध को विजित किया था। ठीक है। अब बाबर ने भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली और मुगल साम्राज्य की नींव के बाद यह बहुत अधिक वर्ष तक भारत पर शासक के रूप में नहीं रह पाया और 4 ही वर्ष के उपरांत इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होती है। ठीक है। और मृत्यु के बाद इसे जो है आगरा के आराम बाग, जिसे नूरे अफगान के नाम से जाना जाता था, अफगान, इसमें दफना दिया गया। बाद में इसके शव को कहाँ ले जाके? काबुल में, काबुल में इसकी पत्नी यूसुफ जई द्वारा, ठीक है, यूसुफ जई द्वारा ले जाकर काबुल में इसको दफनाया गया। ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाए कि इसकी कब्र कहाँ पर है, इसकी कब्र काबुल में है। ठीक है। यह जो है भारत में जब आया है तो भारत की परिस्थितियों का इसने वर्णन किया है। यहाँ की राजनीतिक स्थिति और यहाँ की सामाजिक और यहाँ के पशु पक्षियों और फूल पौधों के विषय में भी इसने उल्लेख किया। किसमें? अपने ग्रंथ बाबरनामा में। क्या नाम था? बाबरनामा। इसको क्या कहा जाता था? तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी।
ठीक है, या किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसमें इसने क्या कहा कि उस समय भारत में मुस्लिम राज्यों की संख्या 5 थी और हिंदू राज्यों की संख्या 2 थी। इसके अनुसार तो जो कोई बाबरी में 5 राज्यों में इसने मालवा, गुजरात, बंगाल, दिल्ली और बहमनी में मुसलमान राज्यों का उल्लेख किया और मेवाड़ और विजयनगर 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख करता है। और हिंदू राज्यों में कहता है कि कृष्णदेव राय उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, सर्वाधिक शक्तिशाली। ठीक है, कृष्णदेव राय जब हम विजयनगर पढ़ेंगे